नमस्कार दोस्तों, विजन एकेडमी एनसीआर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभाकर रावत आज आपके सामने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी डायनेस्टी, इससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको गुलाम डायनेस्टी पढ़ाई थी और आज मैं आपके सामने लेकर आ रखा हूँ खिलजी वंश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी। देखिए, मैंने कहा था कि गुलाम डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था उसका नाम था कैमूर्स। गुलाम डायनेस्टी के अंतिम शासक का नाम क्या था? कैमूर्स। और कैमूर्स का संरक्षण की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो सौंपी गई थी फिरोज खिलजी को। किसे सौंपी गई थी? फिरोज खिलजी को। देखिए, गुलाम डायनेस्टी के अंतिम शासक कैमूर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई थी फिरोज खिलजी को। अब ये फिरोज खिलजी है कौन? ठीक है, तो देखिए फिरोज खिलजी क्या करते हैं यहाँ पे, ये अपने सुल्तान की हत्या कर देते हैं। फिरोज खिलजी अपने सुल्तान की हत्या कर देते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1290 में गुलाम डायनेस्टी आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। 1290 में गुलाम वंश खत्म हो गया। खत्म करने वाला व्यक्ति कौन है? फिरोज खिलजी। तो देखिए, ये फिरोज खिलजी कौन है, इनके बारे में हम जानेंगे आगे। देखते हैं। देखिए, 13 जून 1290 ईस्वी में फिरोज खिलजी का राज्य अभिषेक किया जाएगा। दिल्ली में एक जगह है जिसको कहते थे हम उस मिडेबल पीरियड में किलोखरी या किलोगढ़ी का किला। किलोगढ़ी का किला। यहां पे इस किले में किसका राज्य अभिषेक हो रहा है? जलालुद्दीन। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्य अभिषेक हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक किसे कहा जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहा जाएगा। आगे देखते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर दो बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि ये खिलजी डायनेस्टी कहाँ से डेवलप होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 डायनेस्टी गुलाम, खिलजी, सैयद, तुगलक, ये 4 डायनेस्टी जो हैं आपकी ऑल 4 आर तुर्क। चारों डायनेस्टी क्या है? तुर्क है। तो लगभग 3री-4थी शताब्दी में ये खिलजी डायनेस्टी के जो लोग हैं ये बेसिकली आपके अफगानिस्तान, कहां पे? अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान में जगह का नाम है हेलमंद घाटी। हेलमंद घाटी में आकर बस गई थी खिलजी जाति। ठीक है, बेसिकली कहा जाता है कि खिलजी जाति के 64 कबीले थे, तो उनमें से एक डायनेस्टी डेवलप होती है जो कौन है? आपके खिलजी, जिसको लीड कौन कर रहे हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो यहां पे देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब शासक बनते हैं तो तब तक इनकी उम्र हो चुकी होती है कितने साल? 70 साल। कितने साल? 70 साल। राजा कब बने? मैंने आपको बताया 13 जून को ये राजा बनते हैं। तो देखिए, 1290 से इनका कार्यकाल शुरू होता है और मात्र 6 साल ये शासन कर पाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 1296 तक इन्होंने रूल किया है। कहां पर? दिल्ली पर। तो इनके शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई? आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का। सबने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो जलालुद्दीन के भतीजे होते हैं। कौन से? क्या होते हैं? भतीजे। और बाद में देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी पुत्री का विवाह करेंगे किसके साथ? अलाउद्दीन के साथ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अलाउद्दीन का जो जिक्र आता है 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन को देखिए नियुक्त किया जाता है अमीर ए तुजुक। कौन सा पद दिया जाता है? अमीर ए तुजुक। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम एग्जाम में कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी किस पद पर नियुक्त थे? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त हैं। किसके काल में? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। जलालुद्दीन खिलजी के काल में आपने दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट घटना याद रखनी है। वो घटना देखिए आपकी कौन सी घटना होती है? तो देखते हैं।
देखिए 1292 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के काल में देखिए मंगोल आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? मंगोल। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इल्तुतमिश के काल में पहली बार मंगोलों को देखा गया था 1221 में सिंध क्षेत्र में। तो देखिए 1292 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है और इसके जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है अब्दुल्ला। कौन होता है? अब्दुल्ला। देखिए मंगोल नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया जिसको लीड कर रहे थे अब्दुल्ला। किसके काल में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में। तो देखिए आपने नाम सुना होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के एक प्रमुख कमांडर हुआ करते थे, सेनापति, या आप जिसको बाद में वजीर कह सकते हैं, नुसरत खां। तो नुसरत खां ने इस विद्रोह को पूरी तरह से क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। ठीक है। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक दो बातें और बताना चाहूंगा। देखिए 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। किसको? अपने भतीजे या अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को। देखिए 1296 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया जाएगा? देवगिरी पर। तो सबसे पहले ध्यान रखिए देवगिरी जो है एट प्रेजेंट में महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है देवगिरी? महाराष्ट्र में स्थित है देवगिरी एट प्रेजेंट में। आक्रमण करने कौन जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी जा रहे हैं। और इस टाइम पे देवगिरी में ध्यान रखिएगा हिंदू डायनेस्टी, इट मींस यादव वंश का शासन होगा। और यादवों के राजा, देखिए यहां पर जो राजा होंगे उनका नाम होगा रामचंद्र देव। कौन है? रामचंद्र देव। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर आक्रमण किया गया, देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। ध्यान रखेंगे आप इसे। आगे देखिए इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी की इसमें जीत होती है और अलाउद्दीन खिलजी इस क्षेत्र से बहुत सारी संपत्ति जमा करके देखिए दिल्ली वापस नहीं आते हैं, दिल्ली वापस नहीं आते हैं, बल्कि कहां पहुंच जाएंगे? देखिए देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी सीधे चले जाते हैं कड़ा। देखिए कड़ा जो है आपका उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, कड़ा पहुंच जाएंगे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए जब इस बात का, इस घटना का पता दिल्ली के सुल्तान को पता चलता है, जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी लूट के बाद दिल्ली आने की बजाय कहां पहुंच गए? कड़ा पहुंच गए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी बड़ी चालाकी से 1296 ईस्वी में अपने सुल्तान की हत्या कर देंगे। किसकी हत्या कर देंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देंगे और खुद क्या बन जाएंगे? सुल्तान बन जाएंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, और सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज, देखिए अलाउद्दीन खिलजी। तो अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है खिलजी डायनेस्टी के। इनके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड रूलर हैं जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए कब शासन गद्दी पर बैठेंगे? 1296 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा 20 साल शासन करते हैं। 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। यहां पर हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था 1266 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1266 ईस्वी में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम अली गुशब था। क्या नाम था? अली गुशब। तो मैंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी पहले से ही अपने चाचा के अधीन काम कर रहे थे। अपने चाचा के अधीन, इट मींस खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन? जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में काम कर रहे थे। और देखिए जैसे जैसे पद बढ़ता गया, दायित्व बढ़ते गए, वैसे वैसे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और उन्होंने खुद अपने चाचा की हत्या कर क्या कर दिया? दिल्ली सल्तनत में खुद को एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले ये पहुंचेंगे लाल महल में। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लाल महल कहाँ स्थित है। देखिए लाल महल दिल्ली में स्थित है और लाल महल को बनाया था, देखिए गुलाम वंश के प्रमुख शासक गयासुद्दीन बलबन ने। किसने बनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने बनाया था लाल महल। बट अभी हमें यहां पर इसको ध्यान नहीं रखना है। आप लोग
जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग साथ साथ कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, देन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लाल महल पहुंच चुके हैं दिल्ली में, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनाया था इसको? बलबन ने बनाया था। और इस लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का क्या किया जाएगा? राज्य अभिषेक किया जाएगा। देखिए यहां पर ये क्या बन जाएंगे? सुल्तान बन जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कार्य किए अपने शासनकाल में। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज हमने ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया था, क्योंकि ये अपने शासन का क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में इन्होंने अपने कमांडर और अपने वजीर का मतलब इट मीन्स प्रधानमंत्री, जिनका नाम था नुसरत खान या नुसरत खां, ठीक है, को देखिए गुजरात कैंपेन पर भेजा, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गुजरात में आपने देखा होगा, आपने अगर इंडिया का मैप देखा होगा तो कुछ इस तरह से आपका ये मैप बनता है। तो ये जो निचले क्षेत्र पर जो खाड़ी है इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो गुजरात में खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था नुसरत खान ने। किसके कहने पर? अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। बट यहां पर देखिए होता क्या है, इस युद्ध में नुसरत खान की विजय होती है और नुसरत खान देखिए यहां से एक गुलाम को खरीद कर लाते हैं। नुसरत खान एक गुलाम को खरीद कर लाते हैं जिसका नाम होगा मलिक काफूर। देखिए मलिक काफूर गुलाम, ठीक है, कहां से खरीदा जा रहा है? गुजरात से। कौन से युद्ध के दौरान? खंबात की खाड़ी के युद्ध के दौरान। देखिए किसके लिए खरीदा जाएगा? सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए मलिक काफूर को देखिए 1000 दिनार के बदले खरीदा जाता है। कितने दिनार के बदले? 1000 दिनार के बदले खरीदा जाता है। इसलिए मलिक काफूर को कहा जाता है भारतीय इतिहास में 1000 दिनारी। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। देखिए यहां पर इसको एक गुलाम के रूप में खरीदा गया और आगे आने वाले टाइम में मलिक काफूर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांडर या आप कह सकते हैं लीडर या सेनापति के रूप में उभर कर आएगा। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ध्यान रखिएगा ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सेनापति था जो आप कह सकते हैं थर्ड जेंडर या कॉमन लैंग्वेज में जिसे हिजड़ा कहा जाता है। तो मलिक काफूर आपके ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट सेनापति हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। जो आप आगे चलेंगे आगे देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट कैंपेन्स हुए थे, जैसे आपने चित्तौड़गढ़ सुना होगा या बाद में देवगिरी पर आक्रमण होगा या दक्षिण भारत को जीतेंगे अलाउद्दीन खिलजी, उसमें इस व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंबोर पर। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कहां आक्रमण किया था? रणथंबोर। देखिए ध्यान रखिएगा रणथंबोर आप लोगों ने नेशनल पार्क भी सुना होगा। रणथंबोर जो है आपके राजस्थान में स्थित है और इस आक्रमण के दौरान, रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान नुसरत खान की डेथ हो गई थी, यानी कि जो इनके इंपॉर्टेंट वजीर थे उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये जो कैंपेन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो अगला आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। कहां आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, मेवाड़ या फिर जिसको आप कह सकते हैं राजस्थान पर आक्रमण किया था। आप लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी पुरानी या कहानियां सुनी होंगी, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती, देखिए रानी पद्मावती जो हैं वो चित्तौड़ के महाराजा राणा रतन सिंह की पत्नी होती हैं। राणा रतन सिंह, ध्यान रखिए। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। देखिए उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह की पत्नी कौन है? रानी पद्मावती हैं। देखिए इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है और जो मेवाड़ और चित्तौड़ वाला क्षेत्र है, देखिए इस क्षेत्र का नाम रखा जाता है खिजाबाद। क्या नाम रखा जाता है? खिजाबाद। देखिए
क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र होते हैं खिरिज खां, तो उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या रखा जाता है, खिरजावाद रखा जाता है। मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्मावत नामक पुस्तक किसने लिखी, पद्मावत नामक पुस्तक किसने लिखी, हु रोट अ बुक नेम्ड पद्मावत। तो ध्यान रखिएगा, पद्मावत नामक पुस्तक जो लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। और ये पुस्तक 1300 के आसपास नहीं लिखी गई है, बल्कि यहां से आपके 240 साल बाद, यानी कि इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो पद्मावत नामक पुस्तक है ये लिखी गई थी 1540 ईस्वी में। कब लिखी गई थी, 1540 ईस्वी में। इट मीन्स कि ये जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये शेरशाह सूरी के समकालीन है। शेरशाह सूरी देखिए जब हुमायूं को इंडिया से बाहर कर देंगे तो दिल्ली में 1540 से लेकर 1545 में शेरशाह सूरी का शासन रहेगा। मुगलों को इंडिया से बाहर करके सूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाएगी, कहां पर, दिल्ली में। तो उनके समकालीन है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पद्मावत। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन है, हम लोग आंसर लगा देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। नो, ये 250 साल बाद एक पुस्तक लिखी गई है। क्लियर है सब लोगों को। देखिए अब यहां से आगे की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि भाई दक्षिण भारत को जीता जाए। किसको जीता जाए, दक्षिण भारत को जीता जाए, साउथ इंडिया को। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले, देखिए दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले अलाउद्दीन खिलजी भारत के, या आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे। और दक्षिण भारत के लिए देखिए उन्होंने अपना मेन लीडर चुना, किसको, मलिक कफूर को, 1000 दिनारी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि 1307 ईस्वी में, 1300 जब दक्षिण भारत का कैंपेन शुरू किया गया तो 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देखिए कहां आक्रमण किया, देवगिरी पर। देखिए पुनः देवगिरी पर आक्रमण हो चुका है। 1296 में पहले आक्रमण कर चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब मलिक काफूर की अगुवाई में देवगिरी पर क्या किया जा रहा है, आक्रमण किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देवगिरी के जो शासक थे वो यादव शासक थे, हिंदू रूलर थे। और यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उनका नाम क्या था, रामचंद्र देव। क्या नाम था, रामचंद्र देव। देखिए होता क्या है, रामचंद्र देव ने दिल्ली के सुल्तानों को कर देने से क्या कर दिया था, कर नहीं पहुंचा रहे थे या देने से इनकार कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो देखिए जब रामचंद्र देव दिल्ली आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी इनका स्वागत करते हैं और इनको एक उपाधि देते हैं, राय रायन की उपाधि दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसको, रामचंद्र देव को, जो कहां के शासक है, देवगिरी के शासक है। अब देखिए इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी साउथ में बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई कर्नाटक में होयसल, ठीक है, कर्नाटक में आक्रमण करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश आज का, अगर हम आज की बात करें तो आंध्र प्रदेश के इधर आपने देखा होगा आज की डेट में आपका एक नया स्टेट डेवलप हुआ है जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा स्टेट डेवलप हुआ है, तेलंगाना। तो इस पीरियड में यानी कि 1310 में देखिए इस क्षेत्र में, तेलंगाना वाले क्षेत्र में एक वंश का शासन था जिसका नाम था काकतीय वंश। किसका शासन था, काकतीय वंश, या आप इसको कह सकते हैं इस जगह को बारंगल। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है कि काकतीय शासक कहां के शासक थे, बारंगल के शासक थे। एट प्रेजेंट में बारंगल कहां है आपका, तेलंगाना में है, एट प्रेजेंट में बारंगल। तो देखिए यहां पे जब अलाउद्दीन खिलजी, इट मींस किसके द्वारा, मलिक कफूर के द्वारा जब बारंगल पर आक्रमण किया जाता है तो यहां पे काकतीय जो राजा होते हैं जिनका नाम होता है प्रताप रुद्र देव। देखिए इस युद्ध में प्रताप रुद्र देव की हार हो जाती है। और प्रताप रुद्र देव पहली बार मलिक कफूर को एक गिफ्ट उपहार स्वरूप देंगे, क्या, कोहिनूर का हीरा। तो देखिए
अब पहली बार देखिए यहाँ पे कोहिनूर के हीरे का जिक्र आ रहा है ना। आप लोगों ने सुना होगा एट प्रेजेंट में जो कोहिनूर का हीरा है ये बेसिकली इसके 3 पार्ट है। 2 पार्ट आपके क्या जो इंग्लैंड की महारानी है उनके क्राउन पर लगाए गए हैं और एक पार्ट इसको ब्रिटिश म्यूजियम में इसका रखा गया है। तो देखिए कोहिनूर का हीरा कहाँ से आ रहा है? तेलंगाना वारंगल से निकल कर आ रहा है। कौन उपहार स्वरूप दे रहे हैं मलिक कफूर को? प्रताप रुद्र दे, जो कहाँ के शासक हैं? वारंगल के शासक। और मलिक काफूर इस हीरे को देखिए किसको देंगे? अलाउद्दीन खिलजी को देंगे। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत के मूवमेंट में अलाउद्दीन खिलजी को काफी सफलता हासिल होती है। और ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतने वाले दिल्ली सल्तनत के पहले शासक बनते हैं। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। सबसे पहले मैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण पद्धति, देखिए बाजार नियंत्रण पद्धति या प्रणाली, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी या सिस्टम, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी या सिस्टम को डेवलप किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए क्यों डेवलप किया गया है इसको? देखिए यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, घूसखोरी होती है, जमा बाजारी होती है, उसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया। फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया गया? और देखिए यहां पर बाजार व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए, देखिए बाजार व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए एक पद बनाया गया जिसका नाम था दीवान ए रियासत। नोट डाउन करिएगा इसको, दीवान ए रियासत काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवान ए रियासत का प्रमुख कार्य क्या था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत दीवान ए रियासत का जो प्रमुख कार्य था वो था बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखना या बाजार व्यवस्था को कंट्रोल में रखना। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए यहां पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यह किया गया, आपने नाम सुना होगा बंजारा, है ना? बेसिकली राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं बंजारे। तो देखिएगा यहां पर आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा बंजारों को बाजार में माल ढुलाई के लिए प्रयोग में लाया गया? यानी कि इट मीन्स सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किसका प्रयोग किया गया? बंजारों का प्रयोग किया गया। देखिएगा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए दूसरे सुधार की बात करते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बहुत सारे भूमि सुधार किए गए, लैंड रिफॉर्म्स किए गए। और यहाँ पे देखिएगा इन्होंने भूमि मापन के लिए देखिए बिस्वा, ठीक है, भूमि मापन के लिए क्या किया? बिस्वा सिस्टम डेवलप किया कि भूमि को क्या किया गया? बिस्वा में मापा गया। उसके अलावा देखिए करी, घरी और चरी, देखिए टैक्सेस हैं। ठीक है, ये कोई नाम नहीं है, ये टैक्सेस हैं। देखिए घर, यदि आप घर का निर्माण कर रहे हैं तो घर पर लगने वाला जो कर था उसका नाम था घरी कर, या जो आप पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं को चराने के लिए जो कर लगाया जाता था उससे कहा जाता था चरी कर। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की गई। देखिए हमने जब इल्तुतमिश पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इल्तुतमिश द्वारा कौन सी प्रथा शुरू की गई थी? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इक्ता सिस्टम का मतलब मैंने कहा था कि जब सैनिकों को नगद वेतन के बदले क्या दे दी जाती है? भूमि दे दी जाती है, लैंड दे दी जाती है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी जगह पर किसको शुरू किया? नगद वेतन को शुरू किया। तो नगद वेतन देने वाले दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन है आपके? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर आप लोगों ने ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए सैनिकों का हुलिया प्रथा को भी डेवलप किया था कि भाई सैनिकों का एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? हुलिया होना चाहिए। साथ में एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है, दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस दागने की प्रथा का मतलब होता है कि जो रॉयल हॉर्सेस होते हैं, जो शाही घोड़े होते हैं, सबसे पहले तो उनको क्या किया जाए? आइडेंटिफाई किया जा सके, और सेकेंड थिंग उनको बीमारियों से बचाया जा सके। तो दागने की प्रथा का भी शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था।
अब हमें अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं। लाइक देखिए, दिल्ली के अंतर्गत सीरी फोर्ट या सीरी के किले का निर्माण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए सीरी फोर्ट का निर्माण क्यों किया गया था? सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखना है कि सीरी फोर्ट एक गैरिसन नगर है। जरा इस शब्द को अंडरलाइन करिएगा, गैरिसन नगर। गैरिसन नगर का मतलब होता है ऐसा नगर जहां पर सैनिक रक्षक जो टुकड़ियां होती हैं उनका निवास स्थल जो होता है उसको कहा जाता है गैरिसन नगर। तो देखिए जब मंगोल हमले हो रहे थे तो उनसे बचने के लिए सीरी फोर्ट बनाया गया और सीरी फोर्ट के किनारे क्या डेवलप किया गया? सॉरी नगर है ये, ठीक है, तो गैरिसन नगर को डेवलप किया गया। सेकेंड थिंग, अलाई दरवाजा, आप लोगों ने सुना होगा अलाई दरवाजा। ध्यान रखिए अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में बनाया गया था, जो कुबुत उल इस्लाम, देखिए मैंने कहा था मध्यकालीन भारत की जो पहली मस्जिद थी कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी, उसका जो पश्चिमी दरवाजा है उसको कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो अंतिम समय था वो काफ़ी बुरा गुजरा। और देखते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अलाउद्दीन खिलजी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। सबसे पहले देखिए सादी खां, एक पुत्र का नाम है सादी खां। दूसरे पुत्र का नाम है खिज खां, दूसरे पुत्र का नाम है खिज खां। तीसरे पुत्र का नाम है सिहाबुद्दीन उमर। और चौथे पुत्र का नाम है कुबुत मुबारक शाह। कुबुत मुबारक शाह। थोड़ा सा इस चार्ट को देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले आपके जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। सेकेंड आए कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए होता क्या है कि जब अलाउद्दीन खिलजी अपने अंतिम समय पे होते हैं तो मलिक काफूर जो इनका प्रमुख सेनापति है, ये सबसे पहले ये मलिक काफूर चाहता है कि शासक कौन बने? सिहाबुद्दीन उमर बने। शासक कौन बने? सिहाबुद्दीन उमर बने। तो देखिए शासक बनेगा कौन? सिहाबुद्दीन उमर शासक बनेगा। किसके बाद? अलाउद्दीन खिलजी के बाद। परंतु देखिए ये ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। सिहाबुद्दीन क्या करते हैं? सबसे पहले अपने 2 भाई सादी खां और खिज खां को ग्वालियर के किले में कैद करवा देते हैं और इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा? अंधा कर दिया जाएगा, ब्लाइंड कर दिया जाएगा। देखिए अब बचे 2 भाई सिहाबुद्दीन उमर और कुतुब मुबारक शाह। तो सिहाबुद्दीन उमर को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? मलिक काफूर। बट मलिक काफूर का प्रोटेक्शन इनको ओनली कितने दिन मिल पाता है? 35 डेज। देखिए मलिक काफूर की जो सरकार है या सिहाबुद्दीन उमर की जो सरकार है वो मात्र कितने दिन चल पाती है? 35 दिन चल पाती है। और सिहाबुद्दीन उमर की मृत्यु के बाद उनका भाई कुतुब मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के चौथे पुत्र हैं, आप ध्यान रखिएगा। और ये 4 साल, अगले 4 सालों तक देखिए शासन करेंगे दिल्ली पर। 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि खिलजी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक माना जाता है वो कुबुत मुबारक शाह को ही माना जाता है। परंतु यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 छोटी बातें बताना चाहूँगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस पर, कि कुबुत मुबारक शाह के एक दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है हसन। देखिए जिनका नाम होता है हसन, ठीक है। सिर्फ अभी आप ध्यान रखिए कि इनके एक फ्रेंड हैं कुबुत मुबारक शाह के जिनका नाम है हसन, जो आगे चलकर कुबुत मुबारक शाह के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और इनको कुबुत मुबारक शाह के द्वारा, मैं यहाँ पे ऊपर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कुबुत मुबारक शाह के द्वारा कहा जाता है, एक उपाधि दी जाती है खुसरो खां की। कौन सी उपाधि दी जाती है? खुसरो खां की। तो खुसरो खां जैसे जैसे अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं तो खुसरो खां और खुसरो खां का एक अन्य मित्र मिलकर देखिए कुबुत मुबारक शाह की हत्या कर देगा। कुबुत मुबारक शाह की हत्या कर देगा और नया शासक
देखिए दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी डायनेस्टी तो खत्म हो चुकी है, परंतु खुसरो खां या जिसका नाम हसन था, या ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम भारतीय मुसलमान, ध्यान रखिए ये भारतीय मुसलमान हैं, ठीक है, भारतीय मुसलमान, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान कौन है? खुसरो खां। तो ये जो गद्दी पर बैठेंगे खुसरो खां, तो ये अपने नाम में परिवर्तन करेंगे और अपना नाम रखेंगे नसरुद्दीन खुसरो खां। क्या नाम रखेंगे? नसरुद्दीन खुसरो खां। बस नसरुद्दीन खुसरो खां ज्यादा शासन नहीं करते हैं, 5 से 6 महीने। अप्रैल 1320 में गद्दी पर बैठते हैं और सितंबर 1320 में इनकी हत्या कर दी जाएगी गाजी मलिक के द्वारा, यानी कि गाजी मलिक इट मींस जो हम अगली डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है। तो चलिए ये था आपका खिलजी डायनेस्टी। थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि खिलजियों के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगले शासक बनते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए ध्यान रखें कि सबसे पहले इन्होंने कहाँ आक्रमण किया था? देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी में। इस समय देवगिरी के शासक कौन थे? हिंदू राजा, यादव डायनेस्टी थी जिनका नाम था रामचंद्र देव। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक इंपॉर्टेंट आक्रमण आपने सुना होगा, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था। राणा रतन सिंह, उनकी पत्नी कौन थी? रानी पद्मावती। उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति थे मलिक काफूर, और जब मलिक काफूर द्वारा बारंगल मतलब आज का तेलंगाना, जहां पर काकतीय डायनेस्टी का शासन था, तो तेलंगाना पर जब आक्रमण किया गया, बारंगल पर जब आक्रमण किया गया, तो यहां से अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है कोहिनूर का हीरा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर, देखिए ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर के नेतृत्व में शासक गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर की हत्या के बाद उनके भाई कुबुत मुबारक शाह गद्दी पर बैठते हैं, जो अंतिम शासक होते हैं खिलजी डायनेस्टी के। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा तुगलक डायनेस्टी। धन्यवाद।